हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विवेक कुमार चैनल। बच्चों, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पाठ नंबर 1, सत्ता की साझेदारी। आप चैप्टर के नाम से समझ रहे होंगे कि इसमें सत्ता की साझेदारी की बात की गई है, यानी कि पावर शेयरिंग की बात की गई है। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं पावर शेयरिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? पावर शेयरिंग। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स। तो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। आप जैसा कि आप जान सकते हो कि बेल्जियम के बारे में हम थोड़ी बातें जानेंगे और थोड़ी बातें श्रीलंका के बारे में जानेंगे, और फिर हम इन दोनों पर बनने वाले प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आखिर इन दोनों पर कैसे प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। आपको मैं बता दूं, काफ़ी अच्छे नंबर इस चैप्टर से आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। आप सबसे पहले ये समझो कि बेल्जियम क्या है? यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा से भी छोटा है। ठीक है, इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश में इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। एक बार चार्ट बना लेते हैं थोड़ा सा, जिससे समझने में आसानी होगी। ये आप ये समझ लीजिए, ये चार्ट है। इस चार्ट में हम ये समझ रहे हैं, ये चार्ट है फ्लेमिश का। कहाँ का है? फ्लेमिश का। और फ्लेमिश में देश देखिए, ये फ्लेमिश है। ठीक है, ये फ्लेमिश, या छोड़िए, इसे ऐसे ही समझ लेते हैं। फ्लेमिश एक इलाका है जिसके अंदर देश की 59% आबादी रहती है। ठीक है, और 59% आबादी रहती है और क्या बोलती है? डच भाषा बोलती है। जबकि शेष फीसदी जो आबादी है वो क्या कहाँ रहती है? वेलोनिया क्षेत्र में रहती है, और जो कि फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप में ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है। यानी कि जो अल्पसंख्यक है, फ्रेंच भाषी क्या है? अल्पसंख्यक है, लेकिन वो क्या है? समृद्ध है। अल्पसंख्यक तो है फ्रेंच भाषी, लेकिन क्या है? वो लोग समृद्ध हैं। बहुत बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। ये एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धनी और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। आप समझिए, फ्रेंच भाषी, एक तरफ हम एफ लिखते हैं, फ्रेंच भाषी क्या थे? वो रिच थे। आप क्या कह सकते हो? फ्रेंच भाषी रिच थे, लेकिन वो क्या थे? अल्पसंख्यक थे। क्या थे? अल्पसंख्यक थे। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ थी डच भाषी। वो क्या थे? पुअर थे। एक तरह से आप मान लीजिए, पुअर बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन बोल दिया। और वो क्या थे? बहुसंख्यक थे। बहुसंख्यक होने के बाद भी वो पुअर थे, जबकि फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक है तब भी रिच हैं। आप समझ रहे हो इस चार्ट को? आइए और इसीलिए दोनों के बीच टकराव था कि वह अमीर है, वो अल्पसंख्यक है तब भी वो अमीर है, और हम बहुसंख्यक है तब भी हम गरीब हैं। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें, श्रीलंका। किससे करना है? अब श्रीलंका से करना है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। ठीक है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघली का है। ठीक है, सिंघलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। 74% क्या है? सिंघलियों का राज है। ठीक है, 74% क्या है? सिंघली है। ठीक है, फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिल भी जो तमिल लोग हैं वो भी
दो भागों में बटे हुए, तो श्रीलंकाई मूल यानी जो श्रीलंका में रहने वाले हैं लगभग लगभग, जो श्रीलंकाई तमिल है लगभग लगभग 13%, और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों के काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। ठीक है, मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। यानी सिंगली भाषी किसे मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंगलियों और तमिल दोनों बोलते हैं। ईसाई भाषी जो लोग हैं वो 7% हैं और वो सिंगली भाषा भी बोलते हैं और तमिल भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब समझिए बहुसंख्यकवाद क्या होता है। एक शब्द है बहुसंख्यकवाद। ठीक है, बहुसंख्यकवाद क्या है? एक होता है अल्पसंख्यकवाद और एक होता है बहुसंख्यकवाद। जब किसी समुदाय, जब किसी समाज में जिस वर्ग की अधिकता होती है, जब वह वर्ग अपने लाभों को देखने लगता है, उसी वर्ग की चलने लगती है, एक तरह से मान लीजिए जो वो कह रहा है वही बहुसंख्यकवाद। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, उसमें इस्लाम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है अपेक्षाकृत हिंदू के। ठीक है, हिंदुत्व को वहाँ दबाया जाता है और इस्लाम ही इस्लाम बोला जाता है क्योंकि वो इस्लामिक देश है। उसी तरह से आप समझ सकते हो बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद में जो समुदाय की संख्या ज़्यादा होती है, जिस वर्ग के लोग ज़्यादा होते हैं, उसी का राज होता है। ठीक है, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। सिंगली भाषी ज़्यादा थे, आप खुद समझे, जो लोग ज़्यादा होंगे वही राज करेंगे, तो ज़्यादा थे तो राज कर लिए। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। देखिए अब इन लोगों ने श्रीलंका में बहुसंख्यवाद के लिए क्या क्या कदम उठाए। देखिए 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दी। सबसे पहले तो ये समझिए कि श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद में हुआ क्या था। 5 नंबर का क्वेश्चन अब कवर करने जा रहा हूँ मैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वापस बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट लिखना है आपको, 1956 में एक कानून बनाकर सिंगली भाषा को क्या कर दिया, राजभाषा घोषित कर दिया, जबकि तमिल को दरकिनार कर दिया या साइड कर दिया। ठीक है, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दे दी। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। 3 पॉइंट मैंने आपको क्लियर यहाँ कर दिए हैं। ठीक है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद पूछा जाए तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं, या बहुसंख्यकवाद के नुकसान पूछे जाए तो वो तो नुकसान तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद में क्या क्या हुआ इसमें 3 पॉइंट ये हैं। एक एक करके आए। इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंगली समुदायों के साथ संबंध बिगड़ गए। अब समझिए यहाँ पर किसके बीच हुआ, श्रीलंका में हुआ सिंगली और तमिलों के बीच, और आपका ऊपर आपका बेल्जियम में किसके बीच हुआ, बेल्जियम में आपका हुआ जातीय बुनावट। जो जातीय बुनावट थी उसके कारण हुआ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक यानी फ्रेंच भाषी और डच भाषी, इनके बीच हुआ, और यहाँ पर सिंगली भाषी और तमिल भाषियों के बीच हुआ। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या होता है। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम, एक तरह स्वतंत्र तमिल इलम एक सरकार का नाम था, सरकार या पार्टी का नाम था, बनने की मांग को लेकर
अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। गृह युद्ध जानते हो आप, जब किसी देश में देश के लोगों के बीच आपसी टकराव हो जाए या राजनीतिक दलों के बीच आपसी टकराव हो जाए और गृह यानी कि देश के बीच ही आपस में लड़ाई होने लग जाए तो वो गृह युद्ध कहलाता है। जैसे कि अब देखिए क्या होने लग गया यहाँ पर एक तो तमिल है और दूसरी और है सिंघली। ठीक है, सिंघली, सॉरी ये गलत हो गया। सिंघली कभी कभी क्या होता है, गलत हो जाता है। सिंघली, ठीक है, सिंघली, ठीक है, सिंघली भाषी है। तो इन दोनों के बीच क्या हो गई, लड़ाई हो गई है। ठीक है, परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके थे। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए थे। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई थी। ठीक है, ये सब तो आपने पढ़ लिया। और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, 2009 में गृह युद्ध का अंत हो गया। अब बेल्जियम की समझदारी क्या थी, इस पे क्वेश्चन आता है। इसमें हर टॉपिक पे क्वेश्चन आता ही जाएगा। बेल्जियम ने अब समझदारी दिखाई है। बेल्जियम ने कुछ संशोधन कर दिया अपने कानून में कि किसी तरह से देश में जो युद्ध जैसी स्थिति है उसे कम किया जा सके। जैसे आपने देखा फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों में कैसे तनाव हो गया। उस तनाव को कम करने के लिए बेल्जियम ने कुछ कदम उठाए। वो कदम क्या थे? बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। आपने शायद छठी में विविधता की समझ ये चैप्टर पढ़ा होगा। तो बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, विविधता को स्वीकार किया, सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया कि हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे यहाँ अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, हम सब संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। और 1970 से लेकर 1993 के बीच में 4 संशोधन किए। कितने संशोधन किए? 4 संशोधन के लिए क्वेश्चन आता है कि 1970 और 1973 के बीच बेल्जियम द्वारा कितने संशोधन किए गए, तो 4 संशोधन किए गए। क्वेश्चन ये भी आता है कि बेल्जियम की समझदारी क्या थी, ये बताइए। क्वेश्चन ये भी आता है 1970 और 1993 के बीच में कौन से 4 संशोधन किए गए। तो आइए पढ़ते हैं कौन से 4 संशोधन किए गए। इन संशोधनों का मतलब क्या था? किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम का मॉडल समझ रहे हो ना? बेल्जियम मॉडल पे क्वेश्चन आ सकता है। 1 मिनट, गृह युद्ध पर एक टिप्पणी आई है। गृह युद्ध पे मैं बता देना चाहता हूँ, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे। मैंने जैसा कि बताया था आपको कि किसी देश में ही लड़ाई हो और देश के लोगों से ही लड़ाई हो, है ना। मान लीजिए ये देश है, यहाँ पर कोई समुदाय ए है और ये कोई समुदाय बी है, और मान लीजिए सरकार सी है, तो दोनों की लड़ाई हो, सरकार से लड़ाई हो। ठीक है, तो ये गृह युद्ध सा हो जाता है। जब लड़ाई हो जाए, युद्ध सा लगने लगे तो गृह युद्ध बन जाता है। ठीक है, तो संविधान कल्पनाशील, समझ रहे हो ना? कल्पनाशील, कल्पना ही की जा सकती है ऐसे मॉडल की, लेकिन बेल्जियम ने ये कर दिखाया। संविधान में इस बात को स्पष्ट किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? सामंजस्य बैठाने, समानता की बात की गई है यहाँ पर। कैसे बात की गई है मैं आपको ये भी बताने में रुचि रखता हूँ। अब क्या कहा है इन्होंने, कोई भी जो केंद्र सरकार है, कौन सी सरकार है आपकी? केंद्र सरकार है। ठीक है, आपकी जो केंद्र सरकार है, मैं लिख देता हूँ एक बार, केंद्र सरकार में दोनों समूहों की संख्या रहेगी 50-50%, और दोनों समुदायों या दोनों भाषी लोगों के द्वारा सहमति से ही कोई भी कानून पास होगा। ठीक है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द कर दी गई हैं, यानी राज्य सरकार है, केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। यानी कि केंद्र सरकार के, देखिए, यानी कि केंद्र सरकार के अपने कार्य हैं और शक्तियां हैं, और राज्य सरकार की अपनी शक्तियां एवं कार्य हैं।
केंद्र राज्य पे दबाव नहीं बना सकता। ठीक है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। ठीक है, ब्रुसेल्स में भी अलग सरकार है। ठीक है, और दोनों जने यानी फ्रेंच भाषी भी हैं और डच भाषी भी हैं। और चौथा संशोधन क्या है, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार लाई गई, जिस सरकार का नाम था सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहां भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से ये जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। आप समझिए, अगर सामुदायिक सरकार क्या करती है, सामुदायिक सरकार भाषा विशेष के लोगों से सुनी जाती है, यानी कि फ्रेंच बोलने वालों की अपनी एक अलग सामुदायिक सरकार होगी और डच बोलने वालों की अपनी सामुदायिक सरकार होगी और जर्मन बोलने वालों की अपनी सामुदायिक सरकार होगी। फ्रेंच बोलने वालों की जो सामुदायिक सरकार होगी वो फ्रेंच भाषा को बढ़ाने के लिए कार्य करेगी एवं शिक्षा प्रसार पर कार्य करेगी, संस्कृति का संरक्षण करेगी। ठीक है, हर सामुदायिक सरकार को संस्कृति का संरक्षण, शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य एवं भाषा की रक्षा का कार्य करना होगा। ठीक है, ये सामुदायिक सरकार का कार्य था और ये एक बहुत सफल मॉडल रहा। क्या रहा? सफल मॉडल रहा। तो बेल्जियम मॉडल क्या था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और बेल्जियम मॉडल ने गृह युद्ध को कैसे रोका, ये भी आपसे पूछा जा सकता था। तो 4 पॉइंट जो 4 संशोधन किए उससे ही रोका गया। जब यूरोपीय संघ बना, जब यूरोप के देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ बनाया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया, ये भी प्रश्न आता है। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। देखिए, बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने समझा, संस्कृति का मान सम्मान, भाषा का मान सम्मान किया, समझा और सत्ता की साझेदारी की। जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया, तो श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ जबकि बेल्जियम में गृह युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, श्रीलंका द्वारा उठाए गए कदमों से देश की अखंडता पर खतरा आया, जबकि बेल्जियम के द्वारा जो कदम उठाए गए उससे देश एक हुआ, देश में एकता का भाव पैदा हुआ। ठीक है, अब सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन कुछ सालों से पहले तो 5 नंबर में आता था। ठीक है, जब ये आता था 5 नंबर में आता था, अब ये क्वेश्चन आ गया 3 नंबर में। ठीक है, तो अब ये 2 या 1 में नहीं आएगा, 3 में ही आएगा, चिंता ना करें। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जाते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। टकराव को तो देखो रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उसकी संभावना जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि विभिन्न समुदायों के बीच या विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा देकर राजनीतिक व्यवस्था के लिए सत्ता स्थायित्व की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना सत्तायित्व के लिए अच्छा है। ठीक है, स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन
तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। समझने का प्रयास कीजिए इस तर्कों को। अभी तो देखिए तत्कालीन परिस्थितियों में तो हो सकता है बहुसंख्यक समुदाय दबा रहा है, तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुसंख्यक समुदाय खूब लुप्त ले रहा है, लेकिन भविष्य में देश की अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ये देश की अखंडता के लिए घातक जहर बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए समुदायों में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मोटा मोटी हमने इतना पढ़ लिया, मुझे अभी कहीं जाना है। तो फ्रेंड्स कल हम इसी टॉपिक को वापस से बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।